हेलो एवरीवन। आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लेक्चर 19 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इसका कंटेंट आपके यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को रिव्यू करने के बाद बनाया गया है और इसमें अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। ये इस लेक्चर का कंटेंट है। इसमें हम ओवरऑल 4 टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है फैसिलिटी लेआउट। इसमें फैसिलिटी और लेआउट को अलग अलग करके समझते हैं और फिर इसको कंबाइन करके। तो वर्ड फैसिलिटी का मतलब होता है कोई जगह, कोई प्लेस। ठीक है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस में वर्ड फैसिलिटी का मतलब होता है कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर आप कस्टमर के लिए कुछ बना रहे हो, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है। या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप कस्टमर के लिए कुछ सर्विसेज फराहम कर रहे हो, कोई मदद कर रहे हो। ठीक है। तो वो कौन सी जगह होती हैं जहाँ पर आप कस्टमर के लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? वो कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है। फर्ज करें गाड़ियाँ बना रहे हैं आप कस्टमर्स के लिए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो फैसिलिटी कहलाई जाएगी। या फिर किसी फैक्ट्री में आप जूते बना रहे हैं या शर्ट्स बना रहे हैं या पैंट्स बना रहे हैं। ठीक है। तो वो भी फैसिलिटी कहलाई जाएगी। ठीक हो गया। सर्विसेज सेक्टर में अगर किसी बैंक में कस्टमर्स को सर्विसेज दी जा रही हैं या हॉस्पिटल में सर्विसेज दी जा रही हैं या एयरपोर्ट में किसी शॉपिंग मॉल में, तो वो भी फैसिलिटी कहलाई जाएंगी। ठीक है। तो ये वो जगह हैं, वो प्लेसेस हैं जहाँ पर आप कस्टमर के लिए कुछ बना रहे हैं या फिर उनकी किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, उनको सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। ठीक है। तो फैसिलिटी क्लियर हो गया। अब लेआउट क्या है? लेआउट कह लें आप, कोई नक्शा हो गया, डिज़ाइन कह लें, अरेंजमेंट कह लें। ठीक है। तो वो जगहें जहाँ पर आप कस्टमर के लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या उनको सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। ठीक है। उन जगहों के आप डिज़ाइन की बात कर रहे हैं इस ओवरऑल फैसिलिटी लेआउट के टॉपिक के अंदर। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग विद इन अ फैसिलिटी। ठीक है। अब उस फैसिलिटी के अंदर किन चीज़ों की अरेंजमेंट की बात की जा रही है? अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई एयरपोर्ट है, कोई बैंक है, तो ऑब्वियसली उसके कोई डिपार्टमेंट्स होंगे, या कोई फैक्ट्री है उसके भी कोई डिपार्टमेंट्स होंगे। किस डिपार्टमेंट को कहाँ पर बनाना है, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पर लगाना है, कौन सी मशीन कहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये फैसिलिटी लेआउट में हम इन अरेंजमेंट की डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फैसिलिटी लेआउट के इस टॉपिक को अगर हम एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसी होगी कि फ़र्ज़ करें आपने एक घर बनाना है। तो घर बनाते वक्त आपने इंश्योर करना होता है कि उसके नक्शे, उसके डिज़ाइन, उसके लेआउट के अंदर वो तमाम कंपोनेंट्स जो कि एक घर में आपकी एक बेसिक नीड होती है, एक ज़रूरत होती है, वो उसके अंदर शामिल रहें। कंपोनेंट से यहाँ पर मेरी क्या मुराद है कि उसके अंदर बेडरूम हो, उसके अंदर किचन हो, उसके अंदर वॉशरूम हो, उसके अंदर स्टडी एरिया हो, उसके अंदर टीवी लाउंज हो, ड्राइंग एरिया हो, गेस्ट रूम हो, या इवन अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर स्टोर रूम हो या सर्वेंट रूम हो, तो वो उसके अंदर शामिल हो। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इसके वो तमाम कंपोनेंट्स जो कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उस घर की, वो उसके अंदर शामिल हो, ताकि घर बनने के बाद आपके जहन में ये सवाल ना है कि ये जगह इसके अंदर होती या ये एरिया अगर मैं इसके अंदर बना लेता तो अच्छा होता। ठीक है। क्योंकि ये सवाल अगर बाद में आएगा तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने एक एफर्ट, टाइम और पैसा लगा के घर बनाया है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि जो कंपोनेंट्स आपने इसके अंदर शामिल किए हैं, ये शामिल तो कर लिए हैं, लेकिन आपके ज़हन में ये सवाल भी नहीं आना चाहिए कि ये कंपोनेंट्स या एरिया जो है ये यहाँ पर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। आपने इसकी अरेंजमेंट ऐसी रखनी है कि कल को आपको इस घर के अंदर अगर आप कोई चीज़ एक्सेस करनी है, कोई जगह एक्सेस करनी है, कोई मूवमेंट करनी है, तो वो भी आपको आसान रहे। ठीक है। अमूमन बेडरूम के साथ लोग प्रेफर करते हैं कि करीब ही वॉशरूम हो, अटैच वॉशरूम हो। अगर ये वॉशरूम आप बहुत दूर बना लेते हैं या किसी और फ्लोर पे बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस कंपोनेंट की अरेंजमेंट सही नहीं की। ठीक है। कल को अगर आप उसको तोड़ के दोबारा बना रहे हैं तो वो आपने टाइम भी ज़ाया किया, एफर्ट भी ज़ाया की और पैसे भी ज़ाया किए। सिमिलरली किसी फैक्ट्री, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनके कंपोनेंट्स हैं, यानी जो डिपार्टमेंट्स हैं, इक्विपमेंट है, मशीन्स हैं, उनको ऐसे तरीके से अरेंज किया जाता है कि अगर कोई फैक्ट्री है या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाए। या कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर ये डिपार्टमेंट्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स ऐसे अरेंज की जाएँ कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेहतर तरीके से सर्विसेज दे पाएँ, या जो कस्टमर्स हैं वो बेहतर एक्सपीरियंस कर पाएँ सर्विसेज को। ठीक हो गया। तो ये एक फैक्ट्री आपको दिख रही होगी, इसके अंदर भी कुछ मशीन्स, कुछ इक्विपमेंट प्लेस की गई हैं और ये बड़े प्लानिंग के साथ प्लेस की जाती हैं। इसके जो लेआउट है वो ऐसी हमेशा बनाई जाती है कि अगर इसके अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनको काम करने में कोई दुश्वारी ना पेश आए। वो अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो इजीली मूवमेंट कर पाएँ। जो इक्विपमेंट है, फ़र्ज़ करें ये टेबल है,
ये ऐसी जगह पे प्लेस की गई है कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ बन के आ रही है इनके पास तो ये जल्दी से यहाँ पर इजीली रख पाएँ। अगर ये टेबल यहाँ पर प्लेस की जाती तो इस एम्प्लॉय को यहाँ से यहाँ पर मूवमेंट करना पड़ती, तो एक टाइम और एफर्ट लग रहा होता। ठीक है, तो ये तमाम मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो बड़ा सोच समझ के प्लेस की जाती है। फ़र्ज़ करें अगर कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है कोई, ठीक है, तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, अगर कोई एचआर का है, एडमिन का है या फाइनेंस का है, तो वैसे तरीके से अरेंज किया जाता है कि उनकी आपस में अगर कोऑर्डिनेशन होनी है तो वो इजीली कर पाएँ। कोई एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना चाह रहा है तो वो इजीली वहाँ पर एक्सेस कर पाए उनको। या अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में अगर एग्जांपल दूं किसी हॉस्पिटल की, तो उसके लेआउट में अक्सर आप देखते हैं कि जो इमरजेंसी का डिपार्टमेंट है वो हमेशा फ्रंट पे रखा जाता है कि अगर कोई एम्बुलेंस किसी क्रिटिकल पेशेंट को ला रही है तो वो ईज़िली वहाँ पर एक्सेसिबल हो उनको और वो बेहतर तरीके से जल्दी उनको सर्विसेज दे पाएँ। अगर यही इमरजेंसी का वार्ड जो है वो किसी बैक एरिया में रखा जाए, ठीक है, या किसी कॉर्नर में रखा जाए, तो वो ऑब्वियसली टाइम लेगा पेशेंट वहाँ तक पहुँचने में। तो ये अगेन ये सारी अरेंजमेंट ऐसी की जाती है कि सर्विसेज इंडस्ट्री के केस में वहाँ पर जो कस्टमर्स आ रहे हैं या जो पेशेंट्स आ रहे हैं या इवन जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको एक्सेसिबिलिटी या मूवमेंट का मसला ना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल इज़ टू ensure a smooth and efficient workflow by making the best use of every inch of that facility's available space। ठीक है, ताकि कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, डिस्टेंस हो और टाइम बचे। इसके बाद हमारे पास है फीचर्स ऑफ ए गुड लेआउट। तो किसी भी फैसिलिटी के लेआउट को अच्छा तभी कहेंगे जब आप उसमें कम स्पेस को यूटिलाइज करते हुए बेहतर तरीके से आपने उसमें मशीनरी इक्विपमेंट या डिपार्टमेंट्स को अरेंज किया हो, यानी एफिशिएंटली स्पेस को यूटिलाइज किया हो। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है कि आपके पास पैसे भी बच रहे होते हैं, क्योंकि आपने कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन जो हैं वो डिप्लॉय किए हुए हैं, तो आपके एट द एंड ऑफ द डे पैसे बच रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें एक फैक्ट्री है जो कि 3 कनाल के एरिया पे बनी हुई है और वो जूते बना रही है, तो क्या वो बेहतर होगी, या उसी टाइप की एक फैक्ट्री जो है वो 2 कनाल के एरिया में बनी हुई है और वो उसी तरह का या उससे बेहतर आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है? तो ऑब्वियसली जो 2 कनाल के एरिया में बनी हुई है वो बेहतर होगी, क्योंकि वो कम स्पेस को यूटिलाइज करते हुए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस दे रही है। ठीक हो गया। आप अगर कभी किसी जूते की शॉप में या किसी दर्जी की शॉप में गए हो दुकान पर, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि उन्होंने कितने बेहतर तरीके से स्पेस को यूटिलाइज किया होता है। तमाम उन्होंने अपनी इक्विपमेंट हो गई, मशीनरी हो गई या डिस्प्लेस हो गए, वो तमाम के तमाम बेहतर तरीके से अरेंज किए होते हैं। ठीक है, तो आपको कम स्पेस में वो तमाम चीज़ें इसलिए दिख रही होती हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास मिनिमम मूवमेंट होती है। अगर आपने एक अच्छा लेआउट बनाया होता है, तो जिस तरह मैंने यहाँ पर जिक्र किया था कि ये एम्प्लॉय है, इसने यहाँ से अगर कुछ उठाना है या रखना है तो वो करीब ही पड़ा हुआ है उसके, बजाय से कि ये टेबल यहाँ पर पड़ा हो, तो कम से कम मूवमेंट करनी पड़ रही है। ज़्यादा मूवमेंट होगी तो वो एक अच्छा लेआउट नहीं कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक्सेसिबिलिटी, कोई एम्प्लॉय है या कोई कस्टमर है, उसने किसी फैक्ट्री में या किसी दुकान में अगर मूवमेंट करनी है तो उसको एक्सेसिबल हो हर चीज़। ठीक है, कोई कस्टमर किसी शॉप गया है, वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स देख रहा है, किसी फ़र्ज़ करें आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में गया है, तो उसको हर एरिया एक्सेसिबल हो। उसने अगर टीवी देखने हैं तो वो सेक्शन भी एक्सेसिबल हो, उसने अगर साउंड प्लेयर्स देखने हैं तो वो एरिया भी एक्सेसिबल हो। ठीक हो गया, तो एक्सेसिबिलिटी भी मैटर करती है। अगर डिपार्टमेंट्स हैं तो फैक्ट्री के अंदर या किसी भी और लेआउट के अंदर, तो वो आपस में इजीली कोऑर्डिनेशन कर सकें, या फिर लोग हैं तो आपस में इजीली कोऑर्डिनेशन कर सकें। लास्ट में हमारे पास है एडेरेंस टू स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। तो एक लेआउट अच्छा तभी कहलाया जाएगा जब आपने उसमें कवानीन को भी फॉलो किया होगा। ठीक है, तो कोई भी फैक्ट्री है, कोई शॉपिंग मॉल है, तो उसके अगेंस्ट एक सर्टन रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जिस पर उसने कुछ कवानीन लिखे होंगे कि आपने इनको फॉलो करना है। फैक्ट्री के केस में अगर वो कहती हैं कि जी इसमें वेंटिलेशन का एक अच्छा निज़ाम होना चाहिए, तो आपने फिर इंश्योर करना होता है कि उसके अंदर वेंट्स हों। ठीक है, या अगर शॉपिंग मॉल है तो उस पर अगर लिखा हुआ है कवानीन में कि इसके अंदर इमरजेंसी के केस में इमरजेंसी एग्जिट डोर्स होने चाहिए या स्टेयर्स होने चाहिए या फिर फायर एक्सटिंग्विशिंग का कोई इक्विपमेंट होना चाहिए, तो आपने इंश्योर करना होता है। तो अगर आपने वो किया हुआ है तो आपने एक अच्छे लेआउट को फॉलो किया हुआ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक टाइप्स ऑफ लेआउट्स। तो इसके अंदर हम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स स्टडी करेंगे। ये जो दो टाइप्स हैं, यानी प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट, इसको हम इसी लेसन के अंदर स्टडी करेंगे, जबकि फिक्स पोजीशन लेआउट और हाइब्रिड, या जिसको हम कॉम्बिनेशन लेआउट कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे। तो आइए इनको स्टडी करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जी, तो फैसिलिटी लेआउट्स में सबसे पहले हम प्रोडक्ट लेआउट को डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट लेआउट को लाइन लेआउट भी कहते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि जी लाइन लेआउट को एक्सप्लेन करें, तो उससे मुराद हमारी प्रोडक्ट लेआउट ही होगी। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है कि इसमें रिसोर्सेज को एक
लाइन की फॉर्म में जो है वो अरेंज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिसोर्सेज से मेरी क्या मुराद है। तो रिसोर्सेज से मेरी मुराद है उस फैक्ट्री में काम करने वाली मशीन्स अगर हो गई, इक्विपमेंट हो गया, या फिर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ हो गए, या अगर सर्विस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें डिपार्टमेंट्स की बात होगी। ठीक है, तो इनको एक लाइन की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। अच्छा, अब ये लाइन कैसे हो सकती है? फ़र्ज़ करें ये स्ट्रेट भी हो सकती है। आपकी फैक्ट्री का अगर ये फैक्ट्री का ये हॉल है, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेट लाइन में या मशीन्स लगी होंगी। ये एक मशीन पड़ी है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ठीक है। या इसी तरीके से अगर आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें एम्प्लॉयज़ के अगर ये या वर्कर्स के ये वर्क स्टेशंस हैं, ठीक है, तो वो इस लाइन के फॉर्म में होंगे। अब ये लाइन ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट हो, ठीक है, मैंने स्ट्रेट का वर्ड यूज़ नहीं किया। ये लाइन कर्व भी हो सकती है, ठीक है, यूं भी हो सकती है, ठीक है, या ये यूं भी हो सकती है, या ये यू शेप भी हो सकती है, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये वर्कर्स, ये एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, और ये इनके वर्क स्टेशन है जहाँ पर ये काम कर रहे हैं। अब ये यू शेप्ड क्यों बनाई गई है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास हॉल में इतनी स्पेस नहीं होती कि अगर मैं इन वर्क स्टेशंस को लाइन की फॉर्म में ही बनाता, तो प्रॉब्ली ये लाइन कहाँ तक आगे जा रही होती, दीवार से भी शायद आपके आगे जा रही होती, तो वहाँ पर फिर ये इस तरह के कर्व की फॉर्म में वर्क स्टेशंस को अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का तो बता दिया, सर्विस सेक्टर में ये एग्जांपल कैसे फिट इन होगी? तो फ़र्ज़ करें कोई बैंक हो गया या कोई हॉस्पिटल हो गया, तो उसके भी किसी हॉल या किसी एरिया में जो है ये डिपार्टमेंट जो है एक सीक्वेंस में बने होंगे। ठीक है, ये इस तरह से सीक्वेंस में बने होंगे जहाँ पर लोग काम कर रहे होंगे। तो अगर कोई कस्टमर या कोई पेशेंट आ रहा है तो वो पहले यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, फिर यहाँ आ रहा होगा, फिर यहाँ आ रहा होगा, फिर यहाँ होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है समझने के लिए वो ये है कि ये जो वर्क स्टेशंस हैं जहाँ पर कोई मशीन काम कर रही है, या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, या वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये एक सीक्वेंस में भी काम करते हैं। ठीक है, तो लाइन में तो है, लेकिन इसमें काम सीक्वेंस में हो रहा होता है। फ़र्ज़ करें एक स्ट्रेट लाइन में ये चार मशीन्स लगी हुई हैं, और ये मशीन्स कोई चीज़ बना रही हैं, तो होगा ये कि इनपुट पहले यहाँ पर इस मशीन के पास आएगी, ये अपना काम करेगी, फिर ये इस मशीन के पास जाएगी, फिर इस मशीन के पास, और लास्ट में इस मशीन के पास, और फिर आउटपुट निकलेगा इसका। अगर तो यहाँ पर कोई इंसान यानी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उस केस में पहले ये वर्कर काम करेगा अपना, ये वर्कर फिर उसके बाद काम करेगा, इसके काम के मुकम्मल होने के बाद फिर वो काम इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इस तरह इसका आउटपुट निकलेगा। तो इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट लेआउट में काम हो रहा होता है। ठीक है, और इस तरीके से इस लेआउट को डिज़ाइन किया जाता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जी, तो एग्जांपल्स में सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी एक फैक्ट्री है, और उसमें हम गाड़ी के इंजन का एक पार्ट बनाते हैं, एक पुर्जा बनाते हैं स्टील का। ठीक हो गया, अब हमारी फैक्ट्री है, उसका ये एक हॉल है, उसके अंदर हमने ये चार स्टील कटिंग मशीन्स रखी हुई हैं। ठीक है, मिलिंग मशीन रखी है, ग्राइंडिंग मशीन रखी है, शेपर मशीन रखी है, और लेथ मशीन रखी है। ठीक हो गया, अब इसमें होगा क्या कि स्टील का एक ऐसा पुर्जा जो कि अभी बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, वो एज एन इनपुट पहले इस मशीन के पास आएगा। ठीक है, मिलिंग मशीन अपना काम करेगी, अपना काम करने के बाद फिर वो हैंड ओवर कर देगी ग्राइंडिंग मशीन को, ग्राइंडिंग मशीन अपना काम करेगी, फिर हैंड ओवर कर देगी शेपर मशीन को, और लास्ट में ये आएगा लेथ मशीन के पास, और आखिर में हमारे पास एज एन आउटपुट वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा, हर बार एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होगी, और ये कंटिन्यूस जो है वो एक सीक्वेंस में काम चल रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस मिलिंग मशीन ने अपना काम किया उसके बाद फिर वो काम इधर आया। ठीक है, ये एक सीक्वेंस में पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और फिर इधर आएगा। ठीक हो गया, और ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन में मशीन्स आपने सेटअप की हों, ये कर्व की फॉर्म में भी हो सकती है, यू शेप भी हो सकती है, और ये इस तरह के कर्व भी हो सकता है। ठीक हो गया, लेकिन होगी एक लाइन में, एक सीक्वेंस में काम हो रहा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर मैं बात करता हूँ कि हम कोई कैंडी बना रहे हैं, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप में आपने वो तमाम इंग्रेडिएंट्स एक पॉट में जो है वो अरेंज किए, उनको मिक्स किया, उनको ग्राइंड किया। सेकंड स्टेप में आपने उसके अंदर शुगर ऐड की या कोई फ्लेवर्ड कलर्स ऐड किए। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप उसकी मोल्डिंग कर रहे हैं, उसके सांचे बना रहे हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आप उस पर कोई आप कह लें कि डिज़ाइंस बना रहे हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर कोई कैंडी ऐसी है जिसमें आपने कोई जानवर बनाया हुआ है, तो उसकी आंखें बनानी है, या फिर उसका मुंह बनाना है, तो वो आप एक वर्कर के थ्रू वो बना रहे हैं, और लास्ट में आप उसकी पैकिंग कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगेन इधर भी काम जो है वो एक सीक्वेंस में हो रहा है और एक लाइन फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी प्रोडक्ट लेआउट कहते हैं। लास्ट एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं, गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी ऐसे ही होता है कि गाड़ियां जो है वो एक कन्वेयर बेल्ट पे जो है वो आ रही होती हैं, ठीक है। और हर स्टेप पे या तो कोई वर्कर या कोई मशीन काम कर रहा होता है, कोई दरवाज़ा लगा रहा होता है, कोई शीशा लगा रहा होता है, ठीक है, कोई बम्पर्स लगा रहा होता है, और आखिर में फाइनल प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस हो रही होती है, और ये सीक्वेंस जो है वो चलता रहता है, ठीक हो गया। लेकिन एंड रिजल्ट में एक ही प्रोडक्ट जो है वो बार बार प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक हो गया। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। इसके बाद हमारे पास हैं प्रोडक्ट लेआउट की एडवांटेजेस। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी एडवांटेज तो इसकी ये है कि इसमें आप मैस प्रोडक्शन कर पाते हैं, यानी आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। और उसकी मेन वजह यह है क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट बार बार बनाई जा रहे हैं और एक ही तरीके से बनाई जा रहे हैं, एक सीक्वेंस के तहत बनाई जा रहे हैं, तो आपको हेल्प करती है कि आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस कर पाएँ कम टाइम के अंदर, ठीक हो गया। और जब आप प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं कम टाइम के अंदर, तो उससे यूनिट कॉस्ट भी गिरती है। चाइनीज़ की फैक्ट्रीज इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। वो इतनी ज़्यादा तादाद में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेती हैं कि वही प्रोडक्ट किसी और मुल्क में अगर बेक रही होती है तो वो महंगी होती है, और चाइनीज़ की बनाई हुई प्रोडक्ट जो है वो फिर मार्केट में सस्ती मिल रही होती है कंपटीशन के मुकाबले में। लास्ट इसमें हमारे पास है जी लेबर स्पेशलाइजेशन। अब एक ही मशीन या एक ही वर्कर जो है वो एक ही तरह का काम कर रहा होता है, तो वो उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेता है। अब ये मेनली है वर्कर की फॉर्म में। कोई एम्प्लॉय, अगर हमने इस स्टेज पे बात की थी कि वो कुछ कैंडी पर कुछ डिज़ाइन बना रहा है और एक ही तरीके का डिज़ाइन बार बार बनाई जा रहा है और हर प्रोडक्ट पर बनाई जा रहा है, ठीक है, तो वो उसमें स्पेशलाइजेशन एक एक्सपर्टी हासिल कर लेता है, ठीक है। तो इसमें लेबर जो है वो एक काम कर करके जो है ना वो उसकी एक्सपर्टीज हासिल कर लेती है। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। तो सबसे पहले और बड़े डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर इस लेआउट में कोई एक मशीन या वर्कर, यानी मशीन अगर ख़राब हो जाती है या वर्कर एब्सेंट हो जाता है, तो उस केस में आपका ओवरऑल काम रुक सकता है, ठीक है। तो वो मशीन या वो उस वर्कर की आपने कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना होगी तो फिर काम शुरू होगा। अब जैसे इस केस में ये मशीन अपना काम कर रही है, ये काम कर रही है, उसके बाद ये स्टेप आ रहा है और ये मशीन जो है वो अगर ख़राब हो जाती है तो ये वाला स्टेप हो ही नहीं रहा होगा, ये स्टेप नहीं हो रहा होगा तो ये स्टेप इनिशिएट ही नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो ये एक डिसएडवांटेज है इस लेआउट की। इसके बाद हमारे पास जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपका लेबर जो है या वर्कर जो है वो एक ही काम कर रहा है, ठीक है। फ़र्ज़ करें वो अगर एक ही प्रोडक्ट में बार बार शुगर ऐड कर रहा है और कलर ऐड कर रहा है, उसका काम ही ये है कि बार बार वो आके यही काम कर रहा होगा, ठीक है। या गाड़ियों के केस में अगर बार बार वो दरवाजे ही लगा रहा है, तो वो एक काम कर करके अक्सर औकात जो है ना वो, क्योंकि उसको वो काम रिपीटेटिव डल लगने लग जाता है, ठीक है, उसमें मोनोटनी आ जाती है, तो वो फिर उसकी जो है आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ डीमोटिवेशन सी हो जाती है, तो ये उसके लिए एक स्ट्रेसफुल हो जाता है ये काम। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। और लास्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये ओवरऑल प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि कस्टमर अगर किसी प्रोडक्ट में कुछ भी हल्का सा चेंज करने को कह देता है, तो आपकी मशीन या आपका वर्कर जो है वो केपेबल नहीं होता कि उसके अंदर वो चेंज ले आए, ठीक है। यानी इस स्टेप पे आके अगर आपके वर्कर को कहा जाता है कि जी इसकी जो है डिज़ाइन में थोड़ा चेंज ले आए, तो उसको एक ही काम करने को कहा गया, वो उसी में एक्सपर्ट हुआ हुआ है, वो डिज़ाइन चेंज नहीं करेगा क्योंकि उसको कहा गया है कि आपने इसी तरीके से काम करना है। सिमिलरली ये ग्राइंडिंग की मशीन जो है वो जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, जब हमने बात की थी कि जी कोई इंजन का पार्ट जो है वो स्टील का प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको एक ही तरीके से डिज़ाइन किया गया कि उसने इसी टाइप की कटिंग करनी है, ठीक है। अगर उसको कहा जाए कि ये कटिंग ऊपर से नहीं नीचे से करनी है, कोई और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो वो फिर नहीं कर पाएगी। तो ये एक इनफ्लेक्सिबिलिटी है इस तरह के लेआउट की। तो ये था जी हमारे पास टॉपिक प्रोडक्ट लेआउट का। इसके बाद हमारे पास है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट को फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं। कहीं पर अगर आपसे कहा जाए कि फंक्शनल लेआउट को एक्सप्लेन करें तो उसका मतलब ये होगा कि आपने प्रोसेस लेआउट को एक्सप्लेन करना होगा। अच्छा, प्रोसेस लेआउट में ये होता है कि इसमें वर्कर्स हो गए यानी एम्प्लॉयज़, मशीन्स हो गई या फिर डिपार्टमेंट्स हो गए जो एक जैसा काम करते हैं, उनका आपने अलग ग्रुप बना लेना होगा, ठीक है। यानी सिमिलर टास्क परफॉर्म करने वाले वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ हो गए, मशीन्स हो गई या डिपार्टमेंट्स हो गए, उनके आपने अलग अलग ग्रुप बना लेने, ठीक हो गया। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं और मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद प्रोडक्ट लेआउट, ताकि आपको दोनों में फ़र्क भी बेहतर तरीके से पता लग जाए और हम समझ भी सकें प्रोसेस लेआउट को। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ए और बी। अच्छा, ए जो है वो प्रोडक्ट लेआउट
को फॉलो कर रही है और बी जो है वो प्रोसेस लेआउट को। अच्छा, ए फैक्ट्री जो प्रोडक्ट लेआउट को फॉलो कर रही है उसमें ऑरेंज रंग की शर्ट बनाई जा रही है, ठीक है, और हर बार ये फैक्ट्री जो है वो ऑरेंज कलर की शर्ट ही बनाती है, ठीक है। इसके अंदर 3 वर्क स्टेशंस लगे हुए हैं, ठीक है। हमने बात की थी प्रोडक्ट लेआउट में कि एक लाइन की फॉर्म में जो है वो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट में काम हो रहा होता है, ठीक है। तो पहले वर्क स्टेशन में वर्कर जो है वो कपड़े को ऑरेंज कलर देता है, ठीक है, और उसके बाद वो कपड़ा यहाँ भेज देता है, ठीक है। यहाँ पर इस वर्क स्टेशन में वो ऑरेंज कलर का कपड़ा जो है उसकी कटिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद ये काम होने के बाद वो इस वर्क स्टेशन आता है और इस वर्क स्टेशन में आके उसकी स्यूइंग यानी सिलाई हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आउटपुट निकल आती है इस स्टेज पे, ठीक हो गया। तो ये हर बार ये सिक्वेंशियल स्टेप चल रहे हैं और इस अरेंजमेंट के थ्रू एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है जो कि ऑरेंज कलर की शर्ट है। जो प्रोसेस लेआउट है इसमें अक्सर औकात ये होता है कि आपके पास एक तो वैरायटी होती है, आप डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो प्रोसेस लेआउट है इसमें आप अगेन कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें आप शर्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें आप कैप्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोपियाँ, और इसमें आप पैंट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरीके से फ़र्ज़ करें ये सेक्शंस हैं, ठीक है, और उसी तरह का काम हो रहा है, ठीक है, कि एक स्टेज पर जो है वो रंग करने वाला काम हो रहा है, इस स्टेज पर जो है वो आप कह लें कटिंग का काम हो रहा है, और इस स्टेज पर स्विंग का काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि हम प्रोडक्ट्स जो है वो 3 बना रहे हैं, ठीक है, टोपियाँ, शर्ट्स और पैंट्स, तो पहले स्टेज पे जो टीम रंग करने वाला काम कर रही है, ठीक है, तो उनके अब ज़ाहिर बात है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो वर्क स्टेशंस भी जो है वो 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, ठीक है। एक वर्क स्टेशन में शर्ट को या टोपी को जो है वो रेड कलर दिया जा रहा है, दूसरे वर्क स्टेशन में ऑरेंज कलर दिया जा रहा है, तीसरे में ग्रीन कलर दिया जा रहा है, ठीक है, चौथे में ब्लैक कलर दिया जा रहा है। तो वो लोग या वो मशीन्स जो कि उस कपड़े को कलर दे रही हैं, ठीक है, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, ठीक है। और क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इस प्रोसेस लेआउट में, तो वो सारे के सारे जो है वो एक जगह इकट्ठे कर लिए। सिमिलरली इस स्टेज पे जब कटिंग हो रही है तो कोई मशीन या कोई वर्कर जो है वो कैप बनाने के लिए कटिंग कर रहा है, कोई जो है वो शर्ट बनाने के लिए कटिंग कर रहा है, और कोई पैंट बनाने के लिए कटिंग कर रहा है, उन सबको भी इकट्ठा कर लिया गया और वो अपना इस स्टेप पे काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद वो लोग जो कि सिलाई का स्यूइंग का काम करते हैं, कोई टोपिया सी रहा है, ठीक है, कोई मशीन जो है वो पैंट सिलाई कर रही है, कोई शर्ट सिलाई कर रही है, ठीक है, उन सबको जो है वो इकट्ठा कर लिया गया। तो ये फ़र्क है दोनों का के लेआउट का, ठीक है। तो इसमें ग्रुप्स बना लिए गए वो उन लोगों के या मशीन्स के डिपार्टमेंट्स के जो कि एक जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। और इधर तो ना हमारे पास कोई वैरायटी थी कुछ बनाने की। कहीं पर किसी कस्टमर ने अगर कह दिया कि उसको ऑरेंज शर्ट नहीं चाहिए, उसको ग्रीन कलर की शर्ट चाहिए, तो इस लेआउट में यानी प्रोडक्ट लेआउट में आप वो उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जबकि लेआउट ये आपको फिजिबिलिटी देता है कि आप इस तरह के चेंजेस को जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी फर्दर एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि हम अपनी फैक्ट्री में जो है वो ऑटोमोबाइल्स गाड़ी के इंजन के कुछ पार्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्टील के, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि अपनी फैक्ट्री में जो उसके लिए जो डिफरेंट कटिंग मशीन्स यूज़ होनी है उनके हमने ग्रुप्स बना लिए, ठीक है। जो मिलिंग मशीन्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बना लिया है, ग्राइंडिंग मशीन्स का अलग, शेपर मशीन्स का अलग, और लेथ मशीन्स का अलग, ठीक है। तो इस केस में ये होगा कि फ़र्ज़ करें ये जो मिलिंग मशीन है, क्या पता एक टॉप के एंड की कटिंग करती हो, एक बॉटम के एंड की, एक साइड की, ठीक है, लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की, लेकिन वो काम मिलिंग का ही कर रही है, तो हमने उन सबको एक जगह पे ग्रुप कर दिया। अब आपकी फ़र्ज़ करें कोई एक पार्ट है इंजन का जो ए है और कोई इंजन का पार्ट है जो बी है। अब ए पार्ट बनना है, ठीक है, वो इस मशीन के पास आया, ठीक है, उसके बाद इस मशीन के पास आना है, ठीक है, फिर अगर इस मशीन के पास जाना है, ठीक है, फिर इन मशीन्स के पास जाना है और इन मशीन्स के पास जाना है, तो इस तरीके से वो काम कर रही होगी। इस तरीके से अगर बी पार्ट बनना है, वो अगर आना है इस मशीन के पास, उसके बाद फिर इस मशीन के पास, फिर इस मशीन के पास, फिर इनके पास और फिर इनके पास, तो इस तरीके से आप इन मशीन्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हुए जो है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक हो गया।
लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें फ़र्ज़ करें हमने एक कंपनी सेटअप की हुई है जो कि एक वेबसाइट के थ्रू कस्टमर्स को ये ऑप्शन दे रही है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफ टॉयज़ जो है उसके लिए ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। तो वहाँ पर लॉयन हो गया, टेडी बियर हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, यू नेम इट, कोई भी एनिमल हो गया, उसकी वो जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर एग्जांपल के तौर पर अगर कोई ऑर्डर आता है टेडी बियर बनाने का कि उसने शर्ट भी पहनी हो, कैप भी पहनी हो, ठीक है, उसके डिफरेंट कलर्स भी डिफाइन किए होते हैं कस्टमर ने, तो हमारे पास एक सेट ऑफ डिफरेंट मशीन्स या वर्कर्स जो है वो हमने फंक्शंस के फॉर्म में बनाए हुए हैं। अब हमारे पास जो कटिंग मशीन्स डिफरेंट टाइप की लगी हुई है, उसको अगर इनपुट गया है कि टेडी बियर बनाना है, तो उसकी जो रेलेवेंट कटिंग मशीन है, जिस तरह हमने इस एग्जांपल में देखा था, तो डिफरेंट कटिंग मशीन्स होंगी। वो कटिंग मशीन जो कि टेडी बियर को कट करती है, ठीक है, कि शेप के थ्रू कटिंग करती है, तो वो अपना काम शुरू कर देगी। उसके बाद वो नेक्स्ट मशीन को अपना काम भेज देगी। उधर भी डिफरेंट मशीन्स या वर्कर्स हैं। उस केस में टेडी बियर को अब स्टफ़ करना है और उसकी स्विंग करनी है, तो वो मशीन अपना काम करेगी। फिर उसके बाद वो मशीन ये जो है टॉय फर्दर आगे भेज देगी और उसकी ड्रेसिंग होगी इस तरीके से, और लास्ट स्टेज में उसकी शिपिंग या पैकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसी केस में अगर ई स्टफ टॉय का कोई और ऑर्डर आता कि आपने जो है वो लाइन बनाना है, तो अगेन मैंने फंक्शंस बनाए हुए थे, ठीक है, डिफरेंट मशीन्स के। तो ये मशीन या वर्कर जो है अगर वो कटिंग कर रहा था टेडी बियर की, तो वो ये काम कर रहा होगा। लेकिन अगर ऑर्डर अब चेंज आ गया, उसमें अब कहा गया कि जी आपने लाइन बनाना है, तो ये मशीन जो है उसकी फिर कटिंग कर रही होगी। तो आपके पास एक वैरायटी है मशीन्स की या वर्कर्स की। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है ना फिर वो बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक सर्टेन सीक्वेंस फॉलो करना है, जैसा आप प्रोडक्ट लेआउट में कर रहे थे, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स होगी। नेक्स्ट इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जी, तो प्रोसेस लेआउट की फ़र्स्ट एडवांटेज तो ये है कि इसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो एक तरह का काम नहीं कर रहे होते। जिस तरह प्रोडक्ट लेआउट में हमने देखा था, प्रोसेस लेआउट में ये होता है कि इसमें वो वैरायटी यानी मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर पाते हैं मुख्तलिफ़ मशीन्स पर, ठीक है। अब अगर हमने आपको याद हो प्रोडक्ट लेआउट में देखा था कि अगर ये ऑरेंज कलर की शर्ट बनानी है, तो उसको बार बार ऑरेंज कलर ही दिया जा रहा होता है, जबकि प्रोसेस लेआउट में उसके पास ये एडवांटेज है कि किसी को वो रेड कलर दे सकता है, किसी को ब्लैक कलर दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट ऑफ जो डिमांड आई है कस्टमर की, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया हुआ है टेडी बियर का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार टेडी बियर का ही आना है। उसमें शेप चेंज हो सकती है, तो आपका एम्प्लॉय जो है फिर वो डिफरेंट शेप पे काम कर सकता है। अगर लाइन का आता है तो फिर वो लाइन शेप की जो है वो उस पर काम कर रहा होगा। सेकंड एडवांटेज इसका ये है कि आपके पास क्योंकि मशीन्स भी ज़्यादा होती हैं, तो उसमें ये मसला भी नहीं आता जो कि प्रोडक्ट लेआउट में था कि अगर कोई बीच में एक मशीन ख़राब होगी तो आपका ओवरऑल प्रोसेस रुक जाएगा। इस केस में आपके पास, क्योंकि जिस तरह हमने ये एग्जांपल देखी थी, आपके पास अब ये मिलिंग मशीन्स जो हैं वो चार हैं। सिमिलरली ग्राइंडिंग मशीन भी चार हैं, शेपर मशीन भी चार हैं। ये तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती है लेथ मशीन जो है। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई एक मशीन ख़राब होगी तो आप ऑल्टरनेट मशीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यही वजह है कि इसकी फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये आपको ये जो लेआउट है ये आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हाई इन्वेस्टमेंट हुई होती है, मशीन्स भी ज़्यादा आपने एक्वायर की हुई हैं। प्लस सेकेंड एडवांटेज इसकी ये है कि इसमें क्योंकि मशीन्स आपने ज़्यादा एक्वायर की हुई हैं, इक्विपमेंट ज़्यादा एक्वायर किया हुआ है, वर्कर्स ज़्यादा हायर किए हुए हैं, तो उससे आपको जो है वो स्पेस भी ज़्यादा फिर चाहिए होती है फैक्ट्री में, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, या इवन अगर आप किसी सर्विस सेक्टर से हैं तो फिर वहाँ पर भी आपको डिपार्टमेंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था प्रोसेस लेआउट। जी, तो प्रोसेस लेआउट को स्टडी करने के बाद हमारे पास इस लेक्चर के कंटेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।